नमस्कार छात्रों, आज हम गोवा देखने जाने वाले हैं, वह भी लेखक विनय शर्मा जी के साथ। 10वीं कक्षा पाठ क्रमांक 5 गोवा जैसा मैंने देखा, इस यात्रा वर्णन का अध्ययन करेंगे। लेखक विनय शर्मा जी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन में 1973 में हुआ। विनय शर्मा का अधिकांश लेखन उनके अनुभवों पर आधारित ही रहा है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती है। यात्रा वृत्तांत आपकी पसंदीदा विधा है। साथ ही आपने व्यंग्य और ललित निबंध भी लिखे हैं। हमारा जीवन संघर्ष से भरा रहता है। इस संघर्ष पथ पर चलते हम थक जाते हैं, शरीर से भी और मन से भी। तब पर्यटन हमारे जीवन में आनंद लेकर आता है और हमें तरोताजा बनाता है। पर्यटन से शरीर और मन दोनों भी चार्ज हो जाते हैं और फिर से जीवन संघर्ष पथ पर चलने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। आज हम गोवा को लेखक की दृष्टि से देखने वाले हैं। वैसे गोवा शब्द सुनते ही मन में विविध प्रकार के विचार आते हैं। जैसे श्री कृष्ण अनेक लोगों को अनेक प्रकार से भाते हैं, उसी प्रकार गोवा अनेक लोगों को अनेक प्रकार की अनुभूति देता है। गोवा पर पहले पोर्तुगीजों का शासन होने के कारण वास्तुशिल्प में यूरोपीय शैली दिखाई देती है। यहाँ के मंदिर कोकणी परंपरा के हैं और चर्च यूरोपीय शैली का परिचय देते हैं। यहाँ सिर्फ भारतीय ही नहीं, विदेशी पर्यटक भी आते हैं। विशाल समुद्र हमें हृदय की विशालता बढ़ाने का संदेश देता है, तो उसके लहरें की गूंज जीवन में संगीत का महत्व बताते हैं। लहरें गतिशीलता का प्रतीक है। तो चले हम भी लेखक विनय शर्मा के साथ गोवा चले, पर्यटन का आनंद उठा ले। गोवा, यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है। और हो भी क्यों न, यहाँ की प्रकृति, आबो हवा और जीवन शैली का आकर्षण ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद एक छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। यही कारण है कि मैं भी अपने विचार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। खंडवा से मेरे साधु साहब भी सपरिवार हमारे साथ शामिल हो गए। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों ने मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो उनमें निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताजा हो जाता है तथा शरीर को एक समय के लिए विश्राम मिल जाता है। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालेम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। यह रिसोर्ट हमने पहले ही बुक कर लिया था, इसलिए औपचारिक खानापूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने सूट में चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। दरअसल गोवा 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी काफी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यह मौसम में प्रायः उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है। फिर भी धूप तो तीखी होती है। यूं तो गोवा अपने खूबसूरत सफेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है। तो चलो इस शाम का आनंद लेने के लिए बेनालेम बीच की ओर चले। आप भी चले, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालेम। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम के बीच में जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। रिसोर्ट के बीच की दूरी कोई 1 किमी ही थी,
लेकिन जल्द रिसोर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किमी ही थी। लेकिन जल्दी चलने के बाद भी ये दूरी तय नहीं हो पा रही थी। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज सुनाई दी, जो किसी रणभेदी की तरह थी। हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर भी धंसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठाकर भाग रहे थे। खूबसूरत समुद्र देखते ही मैं उसे जाकर लिपट गया। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। लहरें उनका घर गिरा देती तो वे दूसरी लहर आने के पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते। ये क्रम चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए, मानो हर लहर कह रहे हो कि बनाने के बाद मिटाना ही नीति है। यही जीवन का सत्य भी है। यहाँ एक मजेदार दृश्य भी देखने को मिला। लहरों की आवाज के बीच पक्षियों की टी 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 की आवाज भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों को शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते रहते हैं। लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते हैं तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतजार रहता है। मौका मिलते हुए इन पर झपट पड़ते हैं, लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टी 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 कर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों को अच्छा मनोरंजन करता है। इधर जैसे सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी ने नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगा। अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाती है और उन पर ही घूमने का मजा भी आता है। लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। काफी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत और जेब तो ढीली हो ही गई। यह समस्या हमें पहले से पता थी, इसलिए हम अपने रिसोर्ट के सूट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुंचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच है, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही है। अंजुना बीच नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है जहां से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं, जिससे ये पत्थर कमजोर भी हो गए हैं। साथ ही समुद्र के काफी pीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। इसे वहाँ कोई ने अपना घर बना लिया है। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है, इसलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग आनंद है। यह युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने के दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालिया बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। यहाँ मछुआरों की पहली पसंद है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है, लेकिन मजे की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाजारों में ही बेची जाती है। इसका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक है, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे। घूम फिरकर शाम को हम कलिंगुड़ बीच पहुंचे। यह काफी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है, जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का भी केंद्र है।
यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज है, जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया। काफ़ी ऊंचाई से आता जल रस्सी को देखना जितना विस्मयकारी है, उतना ही भयावह भी है। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम यानी मैं और मेरी पत्नी दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। डर इस बात का कि छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा। सचमुच अद्भुत। हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पुल में तैरना। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियाँ देखी। हालांकि ये छुट्टी थी, पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है, ऐसा यहाँ भी होता है। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देखकर बधाई देते हैं। इस पेड़ को शिमी का पेड़ भी कहा जाता है। सबकी अपने अपने सांस्कृतिक परंपरा है। इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरी देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना जरूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हो, लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अभी भी पकड़े हुए हैं। इस प्रकार इस यात्रा वर्णन में लेखक ने हमें गोवा के समुद्री तट, बीच, सांस्कृतिक परंपरा का परिचय दिया है। साथ ही साथ भारतीय संस्कृति की विशेषता बताते हुए पर्यटन में ही आनंद है यह बताने की कोशिश की है। एक लाइक, एक सब्सक्राइब। धन्यवाद।